Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss our part number 8 of chapter number 6 life processes of class 10th. इससे पहले हम 7 पार्ट स्टडी कर चुके हैं। 7वें पार्ट में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर दिया था। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मेन क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने पिछले पार्ट में इसको शुरू किया था तो मैंने बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट इज digestive glands। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ लॉन्ग कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, जो माउथ से एनस तक फैली होती है, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया था। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उन पार्ट्स को, जो भी एलिमेंट्री कैनाल के आपके पार्ट्स होते हैं, उनको 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे, ओके। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपने कितने पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट थे, तो उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था माउथ, ठीक है। सबसे पहले हमने माउथ की स्टडी की। माउथ के बाद आपके यहाँ पर आ जाते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद होता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपकी आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग ध्यान रखनी है आपको, वो आता है आगे ईसोफेगस, जिसको हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं। देन स्टोमक, यहाँ पर ये क्या है आपके स्टोमक। स्टोमक के 3 पार्ट पढ़े थे हमने, ठीक है। दिस इज कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। आपके स्टोमक में जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ वाल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिक्टर, पाइलोरिक इंस्पिक्टर बोलते हैं, जो भोजन की एंट्री को इंटेस्टाइन में रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये स्टोमक के बाद आपकी क्या शुरू हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है वो हमने पहले पढ़ लिया था। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूओडीनम, ठीक है। फिर उसके बाद बीच वाला पार्ट होता है ये जेजुनम कहलाता है, जेजुनम। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इलियम। ये किसके पार्ट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। देन लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, तो ये आपकी असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। कौन सी कॉलोन है ये? एसेंडिंग कॉलोन। ये ट्रांसवर्स कॉलोन और ये डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलम मतलब नीचे जाती हुई कॉलम। तो इन सब के बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया था। आपको थोड़ा नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में आपके कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर अभी स्टडी करेंगे। देन जेजुनम बीच वाला पार्ट, देन इलियम जो तीसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन आपके लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है यहाँ से। यहाँ पर इस जगह पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है,
क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना? तो ये अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, या आप कह सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन का एक रूडिमेंट्री अवशेषी पार्ट है। ठीक है, जो दूसरे ग्रास चलने वाले जीव होते हैं उनके अंदर यहाँ पर एक और अलग पार्ट पाया जाता है। ठीक है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स में पाया जाता है उसी का एक रूडिमेंट्री अवशेषी पार्ट मनुष्य में होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, और जब इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें काफ़ी दर्द होता है स्टोमक के अंदर, और फिर इसको ऑपरेट करके इसको निकालना पड़ता है। तो उनसे बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर काट के निकाल देते हैं तो इससे हमारे हेल्थ पर या डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये जो कॉलॉन है, इसके बाद यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसमें आपके जो फीकल मटेरियल होता है, मल होता है, वह इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, और बाद में फीकल मटेरियल एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पहले स्टडी कर ली थी, है ना? मेन पार्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो उन्हीं को हम 1 बाय 1 यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट कौन सा आता है हमारा? यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। माउथ क्या है? माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सिंपली माउथ क्या है? माउथ इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इस माउथ में क्या पाए जाते हैं? लिप्स। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पर आप देखते हैं क्या पाए जाते हैं? लिप्स, एंड इट इज गार्डेड बाय लिप्स। यदि आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे? माउथ इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, which is guarded by। ये किसके द्वारा गार्ड होती है? किसके द्वारा रक्षित होती है बाहर से? गार्डेड बाय लिप्स। माउथ की ओपनिंग पर क्या पाए जाते हैं? माउथ क्या है? एक छिद्र का नाम है, जो आपने आ किया, आ, है ना? तो आपके जो मुंह में आपके जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, शेप ये जो लिप्स के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर, ठीक है, जहाँ पे आपके टीथ हैं, गम्स हैं, आपके चीक्स हैं, वह पार्ट क्या कहलाता है? वह पार्ट बकल कैविटी कहलाता है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें कि माउथ क्या है? माउथ इज द ओपनिंग, सिर्फ ओपनिंग है, एक छिद्र है, जिस तरह से आपकी स्टोमेटा होता है, ठीक है, उसी तरह से। तो ये भी क्या है? ओपनिंग है, माउथ है, और इट इज गार्डेड बाय लिप्स। इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं लिखना है। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में आपकी क्या आएगा? बकल कैविटी। माउथ फर्स्ट पार्ट हो गया, देन सेकंड पार्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, मतलब गुहा, जहाँ पर भी गुहा वर्ड आ जाता है तो मतलब कैविटी, एक जगह, रिक्त स्थान वहाँ पर होता है। तो आपके जो माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसमें बकल कैविटी होती है। और बकल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? इट कंप्राइजेज टीथ एंड टंग। इसके अंदर क्या होंगे? आपके दांत होंगे, टीथ होंगे। ठीक है,
माउथ के अंदर बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर क्या होंगे, टीथ होंगे। टीथ कितने होते हैं, देयर आर 32 टीथ्स इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो 16 ऊपर 16 नीचे इस तरह से। देन बकल कैविटी के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बकल कैविटी इट कंप्राइजेस टीथ एंड टंग, इट कंप्राइजेस टीथ एंड टंग। इसमें क्या पाया जाता है, टीथ पाए जाते हैं और टंग पाई जाती है। टंग मतलब जीभ, ठीक है। जीभ का क्या कार्य है, जीभ आपको बोलने में, टंग आपको बोलने में तो हेल्प करती ही है, साथ में जब हम खाना खाते हैं तो उसके फूड आइटम्स को मेस्टिकेट करने में, ठीक है, दांतों के द्वारा जब पीसा जाता है भोजन को तो उसमें वह हेल्प करती है। और साथ में जो सलाइवा यहाँ पर सिक्रीट होता है बकल कैविटी के अंदर, जब हम भोजन खाते हैं तो लार उसके अंदर मिक्स होती है भोजन के अंदर, है ना। तो वह लार कहाँ से आती है, तो हमारे यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसका सबसे पहले ग्लैंड जो है हमारे कौन से हैं यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। बकल कैविटी के अंदर जो ग्लैंड पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। ये टोटल 3 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। टोटल 3 प्रकार के 3 दूनी 6 ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, बकल कैविटी में पाए जाते हैं। और इनसे क्या निकलता है, तो इनसे सलाइवा यानी कि लार का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो लार का सिक्रीशन किससे होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, बकल कैविटी में पाए जाते हैं, ओके। देन यहाँ पर और क्या लिखेंगे हम, इट कंप्राइजेज टीथ एंड टंग। इसके अलावा इट हैव सलाइवरी ग्लैंड, इसमें क्या पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, टोटल 3 पेयर, 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। मतलब जैसे एक इधर है तो दूसरा उधर है ना। ये अपने निचले वाले जबड़े पे, ऊपर वाले जबड़े पर, और एक यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इन तीनों के नाम होते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड, मैंडिबुलरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, 3 नाम होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। तो उनके नाम वगैरह आपको इधर 10th क्लास के लेवल में याद नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं और उनसे क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा यानी कि लार प्रोड्यूस करते हैं। इस सलाइवा में क्या चीजें होती हैं, सलाइवा में क्या पाया जाता है, तो सलाइवा के अंदर आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सलाइवा कंटेन वाटर, म्यूकस एंड सलाइवरी एमाइलेज। हम दोनों चीजें, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, दोनों को साथ साथ यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। सलाइवा जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, सलाइवा कंटेन वाटर, म्यूकस एंड सलाइवरी एमाइलेज। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। वाटर तो होता ही है, जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे आप गोलगप्पे के ठेले के पास जाते हैं या आपको कहीं दिख जाता है रास्ते में चलते चलते, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। तो वह पानी क्यों आता है, एक्चुअली वह पानी नहीं, सलाइवा होता है, लार, ठीक है। कोई खट्टी चीज आपने देखी, आम देखा है ना, तो इमली देखी, तो उसको देखते मुंह में पानी आना, ये क्या है, एक्चुअली दिस इज सलाइवा। सलाइवा के अंदर 3 चीजें, वाटर, म्यूकस और सलाइवरी एमाइलेज।
वाटर, तो वाटर मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम है जिसके अंदर आपके म्यूकस और सलाइवरी एमाइलेज होते हैं। म्यूकस क्या है? म्यूकस एक लसलसा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है जो आपके फूड के साथ मिक्स होकर फूड को आसानी से आप निगल सकें, ठीक है। यदि आपके म्यूकस सेक्रेशन नहीं होगा, सलाइवा सेक्रेशन नहीं होगा माउथ के अंदर, तो क्या होगा? आपका गला सूख जाएगा और आपको कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो आपके नीचे नहीं उतरेगा। कुछ भी आप खाओगे तो वह कब उतरता है? आपके गले के नीचे, फेरिंग से नीचे, आपका जो एपिग्लोटिस होता है वहाँ से नीचे। कैसे उतरता है भोजन? जब वह म्यूकस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना रोल है। मेन कौन है यहाँ पर? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। क्या है? ये एक एंजाइम है। तो म्यूकस का रोल क्या होता है? तो पहले हम म्यूकस का रोल लिखेंगे। म्यूकस lubricate the food and help in swallowing, और ये फूड को स्वेलो करने में, मतलब निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। देन सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज का क्या कार्य है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, बिल्कुल नोट्स के रूप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट के रूप में, तो आप भी ऐसे लिखें और नोट्स बनाएं बहुत अच्छे से। सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है विच एक्ट्स ऑन स्टार्च। सलाइवरी एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें कि लार के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज किस पर कार्य करता है? तो यह स्टार्च पर कार्य करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ओके, स्टार्च का पाचन कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेज। तो जब हम भोजन खाते हैं, यदि उसके अंदर सलाइवा में भोजन के अंदर आपके स्टार्च प्रेजेंट होता है किसी न किसी रूप में, जैसे आप आलू खाते हैं, उबला हुआ आलू, कच्चा आलू नहीं उबला हुआ आलू खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर स्टार्च होता है, प्योर फॉर्म में स्टार्च आलू के अंदर होता है, और दूसरे फूड आइटम्स में भी होता है, लेकिन आलू के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जैसे ही आप उसको आगे गले में निगलने लगते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्टार्च टूटता है, इसका डाइजेशन होता है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है, स्मॉल शुगर में बदल जाता है, तो आपको ज़्यादा मीठा लगता है, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है आपके फूड के अंदर, सबसे पहले उसका डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स, वेयर डज सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। या इसे पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में किस प्रकार के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? तो ये सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा की कंपोजिशन क्या है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है, और सलाइवरी एमाइलेज भी होता है। अब पूछ लेंगे कि बताओ म्यूकस का क्या कार्य होता है, सलाइवरी एमाइलेज का क्या कार्य होता है। तो म्यूकस का कार्य है, म्यूकस लुब्रिकेट द फूड एंड हेल्प इन स्वेलोइंग। म्यूकस फूड को लुब्रिकेट करता है, उसको लसलसा बनाता है, चिकना बनाता है, और उससे हमें स्वेलोइंग करने में, निगलने में उसको आसानी होती है। देन सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का क्या कार्य है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच एक्ट्स ऑन स्टार्च। ये किस पर कार्य करता है? स्टार्च पर कार्य करता है, यानी कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पर स्टार्च का पार्शियल, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है? आपके माउथ में, बकल कैविटी में शुरू हो जाता
जाता है। ठीक है, तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछ लिया जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या माउथ से स्टार्ट होगा, बकल कैविटी से स्टार्ट होगा, फेरिंक्स से स्टार्ट होगा, या इसोफेगस से स्टार्ट होगा, या स्टोमक से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक, सबसे जो सही आंसर होगा उसमें आप लिखेंगे बकल कैविटी। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट इन बकल कैविटी। ओके, और किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च। ठीक है, तो हम इसको भी एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन इस पे पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट के रूप में इसको लिख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन बकल कैविटी। सबसे पहले फूड का डाइजेशन, और फूड में भी कौन, स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में शुरू हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर माउथ और बकल कैविटी को स्टडी कर लिया है। इस पर जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वे मैंने आपको बताए। ठीक है, आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट करें। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फेरिंग्स। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट जरूर करें। ओके, देन नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वह है आपके फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज कॉमन ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड विंड पाइप। यहाँ पर आपके विंड पाइप भी चलता है, ट्रेकिया। ठीक है, उन दोनों की कॉमन ओपनिंग कौन होती है, आपके फेरिंग्स होती है। ऊपर से हम सांस ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, वह भी फेरिंग्स में होकर वायु आपके फेफड़ों में जा रही है। और आप भोजन खा रहे हैं तो भोजन भी फेरिंग्स में से होते हुए आपके एलिमेंट्री कैनाल में अंदर जा रहा है। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ, देखो इट इज कॉमन of esophagus and wind pipe। आपके जो विंड पाइप होता है जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेकिया, उसमें वायु जाती है ट्रेकिया में, तो दोनों की कॉमन ओपनिंग को क्या कहेंगे, फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रसिका, ग्रसिका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रास होता है उसको निगला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट माउथ हो गया, सेकंड बकल कैविटी हो गया, थर्ड फेरिंग्स हो गया, और चौथा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस, फोर्थ पार्ट इज इसोफेगस। फेगस, तो इसोफेगस क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसोफेगस, इट इज long about 25 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 10 इंचेस, या 25 सेंटीमीटर, या 10 इंच लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब which carry bolus to stomach। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज
इसोफेगस क्या है? व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस एक लंबी 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है जो भोजन को स्टोमक में पहुंचाती है। बोलस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बोलस? बोलस क्या होता है? या जब भोजन माउथ से इसोफेगस में एंटर करता है, या आप कह सकते हैं बकल कैविटी से या फेरिंग से इसोफेगस में एंट्री करता है, तब उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फूड क्या कहलाएगा? फूड माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर फूड को हम क्या कहेंगे? फूड। इसका मैस्टिकेशन होता है, ये इसका बारीक एकदम चूर्ण बना दिया जाता है, बारीक पिसाई होती है, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, इसका टेक्सचर बदल जाता है क्योंकि इसके अंदर सलाइवा, लार मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या बदल कर हम क्या बोलते हैं? उसको बोलस बोलते हैं। तो व्हाट इज बोलस? बोलस क्या है? फूड प्लस सलाइवा। फूड के साथ कौन मिल गया यहाँ पर? सलाइवा मिल जाता है, और साथ में फूड क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। किसके कारण? सलाइवरी एमाइलेज के कारण। तो उसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है। आगे जब बोलस स्टोमक में जाएगा तो उसका नाम काइम हो जाता है, फिर काइम से वह एलिमेंट्री इंटेस्टाइन में जाता है तो उसे काइल कहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम होगा, और उसको हम बाद में जब उन पार्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप अपनी ध्यान रखें कि इसोफेगस क्या है? इट इज लॉन्ग अबाउट 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच कैरी बोलस टू स्टोमक। और एक और इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि आपके बकल कैविटी में, फेरिंग्स में क्या होता है? डाइजेशन होता है सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो क्या यहाँ पर इसोफेगस में भी डाइजेशन होगा? नो, ठीक है। नॉट एनी टाइप ऑफ डाइजेशन, किसी प्रकार का कोई डाइजेशन इसोफेगस में नहीं होता है। यहाँ पर बोलस डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दिया जाता है? स्टोमक में पहुंचा दिया जाता है। कैसे पहुंचा दिया जाता है? वह कैसे आगे बढ़ता है? फूड आगे कैसे बढ़ता है? तो आपकी जो इसोफेगस होती है, या इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ मूवमेंट होते हैं इस तरह से। आपने देखा होगा जैसे सांप होता है ना, सांप वह ऐसे 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 आगे बढ़ता है। उसके अंदर जैसे ये यहाँ पे बना फूड है ना, ये यहाँ पे आगे गया, फिर यहाँ पे आगे गया, आगे गया, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और यह कहाँ पाया जाता है? पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। मतलब इसोफेगस में हो रहा है, फिर स्टोमक में हो रहा है, फिर आपके जो इंटेस्टाइन है इनमें भी भोजन आगे बढ़ता है किसी न किसी रूप में। तो वह सब किसके कारण होते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण या पेरिस्टालसिस के कारण, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। फूड मूव अहेड due to पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। किसके कारण वह आगे बढ़ता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण भोजन आपके एलिमेंट्री कैनाल में या इसोफेगस में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं से भी बन जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी इसको हाईलाइट करके रखें, कौन से मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। मैं बॉक्स में इसलिए डाल रहा हूँ और आप भी आदत बनाएं। कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप हाईलाइट कर दें, हाईलाइटर अपने साथ रखें और उससे उसको हाईलाइट करते जाएं। तो जब आप रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर, बहुत कम समय होता है, 2 या 3 दिन मिलते हैं हमें पेपर के गैप्स में, ठीक है। तो उस समय सिर्फ उन पॉइंट्स को हमें
एक बार नज़र में निकालना होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इस तरह से हम उनको हाईलाइट करके रखेंगे तो हमें पेज खोलते ही नज़र आ जाएगा। और हम उससे पहले एग्जाम से, ऐसा नहीं कि आपने अभी लिखा और डायरेक्ट एग्जाम में जाके उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं। उससे पहले 5 बार 10 बार 20 बार, जब तक आपके अच्छे से समझ में ना आ जाए चीज़ें, आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें, दोहरान करते रहें, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, तो लर्न करने की, सीखने की कुछ तरकीबें होती हैं, तो उन पर आप ध्यान दें। देन इसोफेगस के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वह कौन है? एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट स्टोमक। ठीक है, तो स्टोमक काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं, फिर उसके बाद स्टोमक को ऊपर से लिखेंगे। ध्यान रखें, इसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हमारा? दिस इज फिफ्थ वन, फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टोमक। ठीक है, स्टोमक क्या है? स्टोमक एक बैग है, बैग लाइक जे लाइक शेप बैग होता है, मस्कुलर बैग। इट इज जे शेप, आपके जे होता है ना, जे इंग्लिश में जे लिखते हैं आप इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी एक क्या होता है? जे लाइक है ना। इसको आप थोड़ा मोटा कर दें तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से आपकी क्या होता है? स्टोमक होता है। इट इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। मस्कुलर होता है मतलब इसकी जो वॉल होती है यह काफी मोटी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत पतला लग रहा हुआ है कि इतनी पतली वॉल होती है क्या, लेकिन वास्तव में ये इतनी पतली नहीं होती है, काफी मोटी वॉल होती है स्टोमक की। काफी मोटी वॉल होती है और जिसकी वॉल के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो इट इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। यह क्या है? एक जैसे आकार का मस्कुलर बैग है। ठीक है, विच स्टोर फूड फॉर 2 to 3 आवर्स। इसके अंदर 2 से 3 घंटे तक भोजन इकट्ठा रहता है। भोजन इसके अंदर कितने टाइम तक रहता है? 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर रहता है। ठीक है, देन इसके बाद स्टोमक है 3 पार्ट्स। स्टोमक के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक, सेकंड इज फंडस, जिसे हम फंडिक रीजन भी कहते हैं, और तीसरा होता है पाइलोरस। तो ये 3 पार्ट होते हैं भोजन के। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप नाम याद करें, इनके बारे में ज़्यादा और जानकारी लेना आप 11th में आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम याद रखें कि स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, देन स्टोमक की वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स फाउंड इन वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो वॉल होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? उन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट रुके आप। स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? बताइए। उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि स्टोमक की जो वॉल है ये काफ़ी मोटी होती है। इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट कुछ सेल मोटाई वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं?
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। हिंदी में इनको जठर ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्टोमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे, आपके स्टोमक में पाए जाएंगे। ओके, इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा जूस सिक्रीट होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो जूस सिक्रीट होता है उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। इसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस का JUICE गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में आपके 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाएगा, गैस्ट्रिक जूस में आपके म्यूकस होगा। ठीक है, पेप्सिनोजन होगा और साथ में HCl होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन होता है और साथ में HCl। मेनली 3 मेन चीजें होती हैं और वाटर वगैरह भी इसमें होता है। ठीक है, पर आपसे पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl। ठीक है, अब इनका कार्य, म्यूकस का क्या कार्य है, पेप्सिनोजन का क्या कार्य है और HCl का यहाँ पर क्या कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए म्यूकस जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य करेंगे, कार्य लिखेंगे किसका, म्यूकस का। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस होता है उसका क्या कार्य होता है, तो म्यूकस यहाँ पर स्टोमक की इनर लाइनिंग बनाता है। इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है, जैसे ये स्टोमक है तो यहाँ पर अंदर की सतह पर यह चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि यहाँ पर जो HCl है, HCl आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, व्हाट इज HCl, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप जानते हैं एसिड का नेचर कैसा होता है, आप हाथ में रख के देखें तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, है ना। कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl रिलीज होता है, कहाँ पर, आपके स्टोमक में। तो क्या यह आपके स्टोमक को हार्म नहीं करेगा, क्या यह आपके स्टोमक को जला नहीं देगा, उसको कोरोजन नहीं करेगा वहाँ पर, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर HCl का जो हानिकारक प्रभाव होता है उससे बचाने के लिए स्टोमक की अंदरूनी वॉल, इनर लाइनिंग, अंदरूनी जो वॉल होती है उस पर म्यूकस की एक परत बन जाती है जो उसको HCl के एक्शन से बचाता है। ठीक है, तो म्यूकस का कार्य क्या है, इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक विच प्रिवेंट्स, जो क्या करेगी, विच प्रिवेंट्स द स्टोमक यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, which prevents the stomach from corrosive nature of HCl and proteolytic nature of
पेप्सिन। म्यूकस का कार्य देखिए आप, म्यूकस का क्या कार्य है, यह स्टोमक के अंदर एक इनर लाइनिंग बना लेता है, एक परत बना लेता है, लेयर बना लेता है, ठीक है, जो क्या करती है स्टोमक को HCl के कोरोसिव नेचर से तो बचाती है। HCl आपको पता है एक खतरनाक एसिड है, ठीक है, साथ में ये क्या करती है, जो आपके पेप्सिनोजन है ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, HCl के एक्शन के द्वारा। क्योंकि यहाँ HCl का क्या फंक्शन है ये भी तो हमें पढ़ना है ना, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। आप अभी इस पर ध्यान दें कि जो पेप्सिन होता है वह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन करता है, इसका मतलब आपकी जो स्टोमक की वॉल है यह भी तो प्रोटीन की बनी हुई है, तो वह इसका भी पाचन कर सकता है। क्योंकि आपको पता है सेल जो होती है, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रोटीन की बनी होती है ना, तो ये इसका भी पाचन कर सकते हैं, आपके आमाशय का सेल्फ डाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस क्या बना लेता है, एक इनर लाइनिंग बना लेता है, जो उसके प्रोटियोलाइटिक नेचर, प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन का पाचन करने वाला, ठीक है। किसका नेचर होता है, ये पेप्सिन का होता है। तो इस तरह से जो आपके म्यूकस होता है वह HCl और पेप्सिनोजन या पेप्सिन दोनों के जो एक विपरीत प्रभाव होता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है, उससे स्टोमक को बचाते हैं, ठीक है। देन हम अब लिखेंगे पेप्सिनोजन का यूज, ठीक है, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन क्या करती है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देती हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म है, जो स्टोमक से रिलीज होती है, स्टोमक में स्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होती है, ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन रिलीज होगा, आपके पेप्सिनोजन। लेकिन यह पेप्सिनोजन किसमें बदल दिया जाता है, पेप्सिन में बदल दिया जाता है, ठीक है, किसके एक्शन के द्वारा, HCl के एक्शन के द्वारा। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो यहाँ पर ये HCl का भी यूज है, ठीक है, लेकिन अभी हम पेप्सिनोजन का लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पेप्सिनोजन और पेप्सिन, पेप्सिनोजन या पेप्सिन acts on protein and digest them partially। यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, एंड डाइजेस्ट देम पार्शियली। प्रोटीन का पार्शियली यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होता है, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं होगा। अभी प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा ना, ओके। प्रोटीन पहले डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड्स में टूटता है, ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में टूट गया। अब ये डाइपेप्टाइड्स मोनोपेप्टाइड्स में टूटते हैं, मोनोपेप्टाइड्स आपके एमिनो एसिड में टूटते हैं, है ना, एमाइनो एसिड में टूटते हैं। तो प्रोटीन का पाचन है वो काफी लंबा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। यहाँ पर दूसरे एंजाइम काम आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मोनोपेप्टिडेज काम आएगा, यहाँ पर अमीनोडेज काम आएगा। तो उस हिसाब से प्रोटीन का पाचन आगे बाद में होगा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस रीजन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोमक। तो स्टोमक में
जो प्रोटीन होता है वह डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन का रोल हो गया। ये क्या करता है? प्रोटीन को आंशिक रूप से पाचित कर देता है, उसका डाइजेशन कर देता है। ओके, देन तीसरा क्या है हमारे पास? HCl। HCl का क्या फंक्शन होगा? थोड़ा नीचे कर लेते हैं। HCl का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। यह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। इसका मतलब आपके जो पेप्सिन होता है वह एसिडिक मीडियम में ही कार्य कर सकता है। ठीक है, स्टोमक में किस प्रकार का मीडियम पाया जाएगा? बताएं भाई, स्टोमक में किस प्रकार का मीडियम होता है? तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ HCl है, HCl इज एसिड, सो यहाँ पर एसिडिक मीडियम पाया जाएगा। ओके, तो HCl ने क्या किया? आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, और पेप्सिन क्या करेगा? फिर प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन करेगा। इसके अलावा HCl का एक और कार्य होता है, इट किल्स द हार्मफुल pathogens that come with food। ये क्या करता है? कुछ हार्मफुल पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे फूड के साथ हम खा लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, उनको किल करता है, उनको वह मार देता है। ठीक है, और उनका भी पाचन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लर्न करना है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? तो जो आपके स्टोमक है ये क्या है, किस तरह का होता है, इसके अंदर भोजन कितनी देर रहता है? 2 से 3 घंटे रहता है। वहाँ पर उसका मेस्टिकेशन होता है, फूड चर्निंग होती है, जैसे चक्की में आटा पीसते हैं ना, उस तरह से फूड की चर्निंग होती है। तो यहाँ पर एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं, विच स्टोर फूड फॉर 2 to 3 hours and churning of food takes place। यहाँ पे क्या होगा? फूड की चर्निंग होगी, फूड की पिसाई होगी। ठीक है, भोजन और स्टोमक जो है आपके वह इस तरह से है ना, क्या करता है? एक्शन करता है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट करता है और फूड को और बारीक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ओके, और साथ में यहाँ पर किसका पाचन हो जाता है? प्रोटीन का पाचन भी होता है। स्टोमक के अंदर किसका पाचन होगा? तो स्टोमक के अंदर प्रोटीन का पाचन होगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हालांकि आंशिक रूप से होता है, कम होता है, फिर भी आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोमक के साथ में कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन स्टोमक। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टोमक हैव 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। ग्लैंड फाउंड इन वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की वॉल में 3 प्रकार के स्टोमक की वॉल में विशेष प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेयर डज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे भाई? आपके स्टोमक में पाए जाएंगे। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसमें म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl होता है। ठीक है, इन तीनों के क्या क्या कार्य हैं?
ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। म्यूकस का क्या कार्य है, पेप्सिनोजन का क्या कार्य है और HCl का क्या कार्य है, तीनों इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर सीक्रेट्स बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या चीज़ें सीक्रेट की जाती हैं, गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके नाम बताओ और उनके क्या कार्य हैं, व्हाट आर देयर फंक्शन, व्हाट आर देयर रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले म्यूकस का लिखते हैं। म्यूकस क्या करता है, इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक व्हिच प्रिवेंट्स स्टोमक फ्रॉम कोरोसिव नेचर ऑफ HCl एंड प्रोटियोलाइटिक नेचर ऑफ पेप्सिन। यह आपके HCl के कोरोसिव नेचर से स्टोमक की वॉल को बचाता है, साथ में जो पेप्सिन होता है उसके प्रोटियोलाइटिक नेचर से भी उसको बचाता है, क्योंकि पेप्सिन का मेन एक्चुअल कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन, और वॉल किसकी बनी है, प्रोटीन की, तो वह उसको डाइजेस्ट कर सकता है, तो उससे भी उसको बचाता है। ओके, देन पेप्सिनोजन और पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड डाइजेस्ट देम पार्शियली। पेप्सिनोजन जो होता है उसका कार्य क्या है, पेप्सिनोजन आपके इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव कौन बनाता है, HCl। ठीक है, तो पेप्सिनोजन या पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करते हैं, उसका पाचन करते हैं और उनका पार्शियली डाइजेशन करते हैं। दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन HCl है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट HCl, इट कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन, या इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में इट किल्स द हार्मफुल पैथोजेंस बैक्टीरिया दैट कम विद फूड, और फूड के साथ जो हार्मफुल पैथोजेंस आ जाते हैं वे उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ पर बीच बीच में बन रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप इनको जरूर नोट करें और अपनी कॉपी में नोटबुक में इनको जरूर सॉल्व करें। ओके, तो ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 9 में। और स्टोमक के आगे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनमें फूड कैसे एंट्री करता है और उनका कैसे डाइजेशन होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें आप, मैं भूल गया था पहले लिखना ना, तो ग्लैंड्स वगैरह तो आप उसके बाद में लिखेंगे, है ना। फूड इन स्टोमक, स्टोमक में फूड को क्या कहा जाता है, तो उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम, CHYME। जैसे इसोफेगस में हमने क्या कहा था, बोलस, इसोफेगस में बोलस कहते हैं, तो उसी तरह से स्टोमक के अंदर क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज काइम, सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काइम क्या है, या व्हेन फूड एंटर्स इन स्टोमक इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे, बोलस, काइम, काइल या फूड, इस तरह से, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट करके रखें आप रिवीजन के लिए। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।